everyone. A very logical day to all of you. And first of all, congratulations to all of you for setting a target for yourself. And yes, that target, if you're watching this, your target is CLAT and you have to reach their NLUs, right? So let's see how we together can help you reach there. And if the target is set, if the goal is set, what remains now is you taking a step ahead in the preparation of reaching that goal. कैसे पहुंचना है उस मुकाम तक, यही हमें समझना है. हमने अपना टारगेट तो तय कर लिया है, right? So I am JP from Vidya, helping you understand the logic. So mind your logic, लेकिन हम सीखेंगे बड़े आसान तरीके से और सीखेंगे तो हम दिल से. ठीक है, देखते हैं अब ये क्या है. जैसे मैंने कहा, हम सीखेंगे दिल से. लॉजिकल रीजनिंग रहेगा लेकिन दिल से. लेकिन कैसे? मतलब लेट्स फॉरगेट ऑल टीचिंग और ये समझना वो पढ़ना, कुछ नहीं. अभी हम देखते हैं कि चलो, कभी तुम लोगों ने ऐसे बादल देखे होंगे और सोचा भी होगा कि ये बादल किस शेप के हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वुड हैव डन दिस. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. आई थिंक ये ऐसे लग रहा है जैसे एक हॉर्स है. दिस इज द हेड ऑफ द हॉर्स. ठीक है, वैसा हॉर्स जैसे चेस में खेला जाता है. चेस में होता है ना, इन दैट वे. अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो वही दिखेगा. ठीक है. ये वाला जो बादल है, इट लुक्स लाइक एन ओपन माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल. ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे खुला हुआ मुंह दिख रहा है ना क्रोकोडाइल का, ना ग्रैब करने वाला है किसी को जैसे. तो राइट, ऐसे ही आप देखोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू कम अप. हाँ, यू विल बी एबल टू कम अप विद सम ऑफ द अदर डिजाइन. ये डेफिनेट है. ठीक है. अब अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि चलो ठीक है, व्हाट शेप इज द क्लाउड, तो अब हमारे पास है जवाब. दिस इज द हॉर्स एंड दिस इज माउथ ऑफ क्रोकोडाइल. ये ऐसे लग रही है जैसे नदी में लहरें हैं. बहुत कुछ दिख जाता है ऐसे. लेकिन ये सब करने का लॉजिक क्या है? एक और बात, व्हाई इज द स्काई ब्लू? अच्छा, ब्लू, कभी स्काई ग्रीन क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, डार्क ग्रे हो सकता है, ब्लैक हो सकता है. पर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम स्काई को ब्लू बना लेते हैं. सो व्हाई इज इट सो? अब ऐसा कोई लॉजिक है? नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द साइंस बिहाइंड इट. और अगर आपने ऐसा सोचा, ये है सोचना कि ऐसा मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, व्हाई इज द स्काई ब्लू? Or if you thought that I'm going to give you some scientific reason for it, so there you are wrong. No, these were some simple questions, something that makes you think. Now, where there is no logic to करना क्या है, सोचना क्या है. देखो, most of the times नहीं, अब मैं most of the times नहीं बोल सकती, पर आई एम श्योर हर एक के पास कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा, या हर एक ने कई बार ऐसा वर्ड्स यूज किए होंगे कि यार बेस सिर पैर की बातें कर रहे हैं. नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ बेस सिर पैर की बातें. व्हाट आई एम डूइंग यू और हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड इज लॉजिक इज रिक्वायर्ड. और अगर मैंने बेस सिर पैर की बातें की तो वो इलॉजिकल होता है. लेकिन अब हमें क्या चाहिए? टू रीच दैट टारगेट दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ, वी डेफिनेटली नीड द लॉजिकल रीजनिंग. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन वो भी दिल से. नहीं, दिल से तो करेंगे लेकिन दिल के साथ साथ दिमाग भी तो यूज करना पड़ेगा, right? So that is it. So now these questions raised, what is logical reasoning? So as I said earlier, I'll come up with a simplification of things. There are so many terms in the logical reasoning section and CLAT gives you complete section on logical reasoning. Test करता है वो. ठीक है, लेकिन उसे अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस का जवाब आना चाहिए कि करना क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन जो है, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग स्मार्टली. नाउ व्हेन यू स्मार्ट, यू कम अप विद स्मार्ट थिंकिंग, तो होगा क्या? अब आप कनेक्ट कर सकते हो डॉट्स को. कनेक्ट द डॉट्स and then you have to conclude. You need to identify all those things, right? So the first is start thinking smartly.
If you start thinking smartly, you need to apply that smart thinking also then. और अप्लाई कैसे करेंगे? कनेक्टिंग द डॉट्स. कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब आपके पास अलग अलग चीजें दी होंगी ना. द पॉइंट इज हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स. अगर आप ऐसा बना देते हो तो ये एक बन जाता है अलग से एक ज्योमेट्री का फिगर. 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन. ठीक है. डिपेंड करता है आपने उसे कैसे ज्वाइन किया है, कैसे कनेक्ट किया है. योर इंटेंशन वुड बी मेकिंग समथिंग आउट ऑफ दिस. यू कैन कम अप विद कनेक्टिंग दीज डॉट्स ऑल्सो. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. ठीक है. द पॉइंट इज कि आप सपोज आप ऐसे विजुअलाइज करो, आप एक क्रिमिनल लॉयर बन गए हो. हाँ, बन भी सकते हो, किसी को बनना भी होगा. ठीक है. अब आप यार देखी होंगी तुमने, थ्रिलर्स पढ़ी होंगी तुमने, ऐसी थ्रिलर सस्पेंस मूवीज देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे, कुछ भी क्या होगा, पर वहां पे सारा एविडेंस तो ओपनली नहीं दिया होता है ना. ऐसी कई सारी चीजें तुम्हें छिपी हुई मिलती है. ठीक है. ये हमें समझना है. अब लॉजिकल रीजनिंग में आज हम क्या लेने वाले हैं उसके साथ, assumptions, conclusions, arguments, right? These are terms. All three I'm not going to discuss today, but yes, these are interrelated. Therefore, I'm mentioning this. There are assumptions that we make, there are conclusions that we come to or the author comes to, and of course, arguments are the line of reasoning that the author makes. ठीक है. तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट अंडरस्टैंड इज व्हाट लॉजिकल रीजनिंग में हमें चाहिए क्या. ठीक है. और जैसे मैंने कहा था, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, समझेंगे और दिल से समझेंगे. तो अब हम थोड़ा सा ध्यान से भी समझेंगे कि आखिर हमें अगर हमारा टारगेटेड यूनिवर्सिटी पे जाना है तो हमें अपना दिमाग किस तरीके से यूज करना है एंड हाउ टू बी द बेस्ट. चलो, बेस्ट है जैसे मैंने कहा, दिल से सीखेंगे तो थोड़ा सा अब दिमाग भी लगा देते हैं. ये है फोटो एक पर्सन का. ही इज देयर, यू कैन सी ही इज देयर इन द ओपन लिफ्ट and he has put his foot forward. Now understand the situation here, right? He enters the lift, there is nobody, but then he sees somebody coming. और इसने ऐसे लिफ्ट आगे रोक दी. इसने एक स्टेप रख देते ना हम कभी ऐसे, कहोगे अभी फ्रेंड आने वाला है, ऐसे रख देते कि आगे मत बढ़ना. इसने भी रख दिया. इसका कोई फ्रेंड नहीं आने वाला था, but he had seen somebody coming, approaching, right? What happens? She doesn't enter the lift. She uses the stairs. She's a health conscious person, you can see. She's busy on the phone, you can see. But he did not see. देखना था ही नहीं. उसने तो बस एक कदम आगे बढ़ा दिया था कि भाई लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होगा, लेट दैट मैडम कम. तो उसने ये मान लिया उसके दिमाग में कि मैडम को एलिवेटर लेना है. सिंपल एज दैट. मैडम ने एलिवेटर नहीं लिया, लिफ्ट नहीं ली, उसने सीधे स्टेयर्स यूज कर लिए. दैट्स द पॉइंट. The thought that this person had in his mind, because of which he came up with this action, this thought becomes the base of this action. ये बेस था और तभी ये एक्शन हुआ. तो जो बेस होता है आपके एक्शन का या स्टेटमेंट का या राइटिंग का, दैट बिकम्स योर assumption, right? I hope you understand this. I'll repeat. Base of your conclusion. This is your action or the conclusion. ये तो एक बड़ा सीधा सिंपल सा था. अभी हम देख लेते हैं कि ये सारी चीजें जब हम समझेंगे अभी, तो आखिर हुआ क्या है, करना क्या है. All this what I gave you here, right? This was this example and the cloud wala example, right? That establishes that what is going to be checked is your ability, right? The CLAT paper would evaluate your ability to understand whatever you are reading. समझना बहुत जरूरी है और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. You need to understand the language or the basics of language. So you need to develop your language skills. This is one thing that is required.
One. Second, you need to develop your enhance your analytical skills. एनालाइज पूरा मैटर एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है, उसे हम कहेंगे एनालिटिकल स्किल्स. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. और क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की आलोचना करना हमेशा नहीं होता है. क्रिटिसाइज क्रिटिकल अप्रोच होना चाहिए हमारे पास, where we are able to understand the logic behind it. और तभी हम लॉजिकल रीजनिंग को कितनी बार क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, है ना. तो रीजनिंग स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास, राइट. एंड ऑल दिस फॉर व्हाट? टू कंप्लीट a variety of arguments. Arguments यानी ऑथर का ओपिनियन, किस तरीके से वो अपना रीजनिंग देते हैं. दैट आर्ग्यूमेंट विल बिकम द लाइन ऑफ रीजनिंग. द वे अ पर्सन बिल्ड्स हिज केस. ठीक है, हमें जैसे अभी इसके पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम एक क्रिमिनल लॉयर हैं तो कई सारी चीजें मिलेंगी एज एविडेंस, लेकिन कई सारी चीजें वी वुड नीड टू कनेक्ट द डॉट्स देयर, right, as I said earlier. So you need to connect those dots, so you will be making quite many assumptions. पर यही चीजें कि आपके पास क्या दिया है वो प्रिमाइस हो जाता है, जो आप मान लेते हो वो assumptions हो जाते हैं, और जो आप जिस नतीजे पे पहुंचते हो वो आपका कंक्लूजन हो जाता है. लेकिन किस तरीके से आप इन सबको कंबाइन करके प्लेस किया है, एडवांस किया है लोगों के सामने, केस बनाया है आपने, वो आपका हो जाता है आर्ग्यूमेंट. ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे. आज जो हम करेंगे वो है ये दो चीजें जो हम सीखेंगे, दैट इज थिंकिंग क्रिटिकली. आप शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. शॉर्ट फॉर्म्स या एक्रोनिम से यू विल बी एबल टू मेक नोट्स बेटर. यस, एंड आई सजेस्ट दैट यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑल्सो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें आने लगेंगी, फिर अब हर बार आप पूरा ये देखोगे नहीं पूरी रिकॉर्डिंग फिर, ऑब्वियस है. सो द पॉइंट इज वेन एवर यू गो फॉर इट, देन काइंडली स्टार्ट मेकिंग नोट्स, राइट. एंड दिस इज ऑफकोर्स रीजनिंग करने का तरीका हम सीखेंगे लॉजिकली, और थिंकिंग करने का तरीका सीखेंगे कि सीखना कैसे है, थिंक कैसे करना है, दैट इज क्रिटिकली. ठीक है, सो दिस इज logical reasoning and this is thinking critically, right. This is all we need to develop now to help you achieve your target. So आज हम क्या करेंगे? Detecting the assumptions involved in an argument, or that is the line of reasoning. ठीक है, करने सोचते हैं ये. चलिए, अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन. You should be reading it and quickly coming up with the answer so that we can discuss it, right? Now, read alongside. Research has shown that there is a direct correlation between increased gas prices and use of public transportation in large American cities. Fine. What is important here is this direct correlation between what? The gas prices. यहाँ पे गैस LPG नहीं है, गैस यहाँ पे फ्यूल हो जाता है. ठीक है, गैस प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगी तो use of public transportation also increases, right. If the gas prices are increasing, उससे कहाँ है डायरेक्ट कोरिलेशन है. ठीक है, गैस प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो use of public transportation will also increase. Fine. A council of American mayors plans to discuss. उसने अभी प्लान किया है कि हाँ चलो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस क्या करेंगे? A national campaign. Why? टू प्रमोट. टू के साथ उनका इंटेंशन आ जाएगा, तो डिस्कस करेंगे, ये उनका प्लान है. लेकिन क्यों करेंगे? टू प्रमोट द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ये एक फैक्ट उन्होंने बोल दिया कि गैस प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा. तो ये सोच के मेयर्स ने प्लान किया कि चलो हम डिस्कस करते हैं, कैंपेन चलाते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो. क्या मान लिया उन्होंने? जो मान लिया वो assumption. Assumption is something that is taken for granted. ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने क्या assume किया है. Public transportation systems are an economic drain on large American cities.
आधे इकोनॉमिक ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना। तो क्या पैसा बाहर जा रहा है? जैसे ब्रेन ड्रेन होता है, इंडिया में पढ़ के लोग बाहर चले जाते हैं काम करने, वैसे ही बाहर के देश के लोग भी किसी और जगह पे चले जाते हैं, तो उनका भी ब्रेन ड्रेन होता है, राइट? बट देन आर वी टॉकिंग अबाउट दिस इकोनॉमिक ड्रेन? व्हाई, हाउ? बट दिस वाज बीइंग यूज्ड मोर। तो ए तो आउट हो गया, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। लेट्स सी बी। Cost of operating public transportation systems is directly tied to the gas prices, but is it directly tied? Gas prices अगर बढ़ेंगी तो इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा क्या? नहीं, गैस प्राइसेस के बढ़ने से इसका यूज बढ़ा था, तो टू इज नॉट कमिंग अप विद प्रॉपर correlation there. So B is also incorrect. Most large American cities do not have effective public transportation systems. Cities do not have effective transportation systems. The point was not about the transportation system, public transportation system becoming or being effective. Point was about the mayors planning to discuss a national campaign and why to promote. तो हमें मेयर्स ने जो प्लान किया है, इसके पीछे उन्होंने क्या सोच लिया है, वो अजम्पशन होगा। तो ये तो उनको पता होगा, या तो ये सेंटेंस सही है या तो गलत है। बट वॉट एवर बी द केस, इट इज समथिंग दैट वुड बी नोन टू देम, एंड इफ इट इज नोन टू यू, इट कैनॉट बी एन अजम्पशन, राइट? सो वी आर लेफ्ट विद द फोर्थ सेंटेंस. इट सेज व्हाट? Many potential users of public transportation are unaware. देखो, unaware of its benefits. ठीक है? Now see, apply the same thing to somebody who gives you advice. ठीक है? एडवाइस कैसे होगा? किसी ने प्लान किया कि अगर आपको कोई काम करना है, तो आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो आपको हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ बैठ के और आपको बता देते हैं। तो व्हाट आर दे अज्यूमिंग? दैट यू डोंट नो हाउ दैट पर्टिकुलर वर्क इज बीइंग डन और इज टू बी डन, right? Somebody gives you an advice on any project, so they assume that you don't know about that project. Somebody gives you advice when you're not feeling well, so they assume that you're going to listen to their advice. ऐसे तुम्हें बहुत बार एडवाइस तुम्हें दी भी होगी और ली भी होगी, मिली भी होगी तुम्हें, लेकिन जो भी एडवाइस देता है वो यही मान के चलता है कि ठीक है, इस बंदे को नहीं पता होगा कि चलो क्या करना है उस टाइम पे। और दूसरा कि अगर मैं एडवाइस दे रहा हूं तो यू आर गोइंग टू लिसन टू माय एडवाइस, ये भी। जस्ट नाउ आई जस्ट गेव यू इन द सेम वीडियो दैट यू शुड स्टार्ट मेकिंग नोट्स, राइट? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वन, तो अभी आगे अभी बहुत कुछ आएगा, तो आप नोट्स बनाते जाओगे तो आपके पास एक अच्छे से कोलेटेड रहेंगे ये। अब मैंने तो आपको एडवाइस दे दी, अब मेरा मानना यही है ना कि आप लोग मेरी बात सुनोगे, दैट्स इट। So the thought that I had in my mind, and therefore I came up with a suggestion, that thought becomes my assumption, right? Now, whether you write notes or you do not write, that's a different question. But the thought that I had in my mind, तभी मैं कहती हूँ कि assumption becomes the base of my statement, the base of my conclusion. ये होता है assumption. ठीक है? अब हम देखते हैं कि मेयर्स ने क्या सोचा जब उन्होंने कहा कि चलो प्लान करते हैं, हम डिस्कस करते हैं ये चीजें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कैसे यूज करो। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि लोगों को नहीं पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कैसे करना है। दैट्स इट। ओह, मिस्टर विदुर, फाइन। अब देखो कितना जोशीले तरीके से ये टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग किस पे? ओ, ये टाइपराइटर है, राइट? इट्स नॉट अ कंप्यूटर, इट्स नॉट अ कीबोर्ड, ये टाइपराइटर है। और ऐसे करके टाइपिंग कर रहे हैं। अब देखें क्या है इनका। ओ, 20 years of experience, typing experience behind him. Therefore, if you are looking for an efficient typist, अब इसने क्या करा? 20 years experience, फिर कहा therefore, if you want an efficient typist to enter your data into the new system, you need look no further. आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्या 20 साल का एक्सपीरियंस है भाई उसे, और तुम्हें अगर अपनी कंपनी के लिए एक एफिशिएंट टाइपिस्ट की जरूरत है
तो इसे हायर कर दो। तो ये 2 सेंटेंसेस में ये ऑथर ने जो तुम्हें सजेस्ट कर रहा है ना, तुम अपनी कंपनी के लिए हायर कर दो इसे, उसने क्या मान लिया है? दैट इज व्हाट आवर assumption will be, what he has in his mind. Let's see. The speaker assumes that 20 years of practice ensures typing efficiency. पॉसिबल? देखो, 2 चीजें थी, एक एक्सपीरियंस, दूसरा एफिशिएंसी। इससे बोला देखो भाई 20 साल के एक्सपीरियंस है, इसे हायर कर दो। अगर तुम्हें एफिशिएंट टाइपिस्ट चाहिए तो इसे हायर कर दो। तो आपने एक्सपीरियंस को और एफिशिएंसी को कनेक्ट कर दिया। दैट इज द मिसिंग पॉइंट। Experience and efficiency, you have brought them together. Now put this sentence here. So he says that the person, Mr. Vidur, has 20 years of experience. Good. This 20 years of practice ensures typing efficiency, मतलब वो efficient भी होंगे। बढ़िया। तो तुम्हें अगर एक efficient typist चाहिए तो आप इन्हें hire कर दो। See, it quickly fits the point, no? It fits the whole situation. सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 के बीच का जो मिसिंग स्टेटमेंट होगा ना, जो मिसिंग लिंक होगा, वो assumption. Yeah. Right. Now let us see what the rest of the 3 are giving you. Because in your preparation, coming to the right answer when you are into your preparation period, no, coming to the right answer तो बहुत अच्छी बात है, सही है, बढ़िया है. But understanding why the rest of the 3 are incorrect, ये उससे भी ज्यादा हेल्प करेगा. फाइन, चलो देखते हैं. The type of typing required for the new system is identical to what Vidur has been doing. Type of typing and he has been doing, but still there is no link with the efficiency part. टाइप भले सही हो, टाइप अलग भी होगा, पर एफिशिएंट होगा तो बाकी की टाइप ऑफ टाइपिंग भी सीख जाएगा वो, isn't it? But that has nothing to do with the efficiency. Third one also, Vidur's job profile is the best that the new employee is going to get. इससे बेटर तुम्हारी कंपनी के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा सोच के बोले देखो एक्सपीरियंस है, एफिशिएंट टाइपिस्ट चाहिए तो इसे हायर कर दो, इससे बेटर नहीं मिलने वाला है कोई. तो ये सेंटेंस पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, या तो ये ऐसे साइड में आ जाएगा, मतलब इट इज नॉट फॉर्मिंग अ बेस ऑफ माय कंक्लूजन ओनली. एंड ही इज एन आउटस्टैंडिंगली फास्ट एंड एक्यूरेट टाइपिस्ट. पॉसिबल है, अगर तुम्हारा ये आंसर होता तो सही था, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि फास्ट एंड एक्यूरेट एफिशिएंसी तो होता है, तो यहाँ आप उसे एफिशिएंट तो बना दे रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उसे एफिशिएंसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं डी सेंटेंस में, एंड देयरफॉर डी इज इनकरेक्ट. इट इज पार्शियली करेक्ट बट देन नॉट द आंसर. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कई बार सेंटेंसेस सही लगेंगे, ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आंसर नहीं होंगे. वो क्यों? क्योंकि आंसर वही होगा जो क्वेश्चन के हिसाब से होगा. You have to mark that option as the answer which is according to the question asked, right? And not a right statement. So right statement होने से आंसर हो ये जरूरी नहीं है, ये समझ लो बात. Come on, coming to the third one now. In Europe, school children devote time during each school day to calisthenics. North American schools rarely offer a daily calisthenics program. यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका दो चीजें हो रही है, ठीक है. अगर हमने यहाँ पर यूरोप की बात की कि यहाँ पर डेली कैलिस्थेनिक्स होता है और नॉर्थ अमेरिका में डेली नहीं होता है, राइट? चल राइट, डेली नहीं होता है, यहाँ पे होता है. Then tests prove that North American children are weaker, slower and shorter winded. अगर daily calisthenics नहीं हो रहा है and then there's a test, right? So they are weaker, they are shorter winded and they are slower. ये negative, negative, negative. ठीक है, ये 3 चीजें उसने बता दी. We must conclude. अब उसने 2 अलग अलग sentences हैं. एक, यूरोप में रोज होता है कैलिस्थेनिक्स, नॉर्थ अमेरिका में नहीं होता है. फिर दोनों एरियाज के बच्चों को चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो क्या पता चला? दे आर वीकर एंड स्लोअर एंड शॉर्टर माइंडेड. तो 2 चीजें पता चली. अब इन दोनों चीजों को साथ में रख के वो कंक्लूड कर देते हैं क्या? नॉर्थ अमेरिकन चिल्ड्रन कैन बी मेड फिजिकली फिट ओनली इफ, ये बेचारे नॉर्थ अमेरिका के बच्चे
वीकर, स्लोअर, दिमाग धीरे धीरे चलता है, मोटी बुद्धि, कैसे हो? रोज कैलिस्थेनिक्स करना ही पड़ेगा, डेफिनेट। ये बेस्ट तब बनेंगे जब हम स्कूल में डेली कैलिस्थेनिक्स कराएंगे। ओह, यही तो बोला है ऑथर ने, देखो ओनली इफ का मीनिंग यही होता है। 100% कैलिस्थेनिक्स कराओगे ये बन जाएंगे फिट एंड फाइन। क्यों? क्योंकि यूरोप में रोज होता है कैलिस्थेनिक्स। दिस इज व्हाट द ऑथर कंक्लूडेड। सो व्हाट डिड ही अज्यूम कि क्या यार कैलिस्थेनिक्स के अलावा और कुछ तरीका नहीं है क्या इनके पास? तो उसने मान लिया कि कैलिस्थेनिक्स ही एक रास्ता है जिससे नॉर्थ अमेरिका के बच्चे फिजिकली फिट हो जाएंगे। Getting the point? So let's read. What is assumed in the passage? All children can be made physically fit by daily calisthenics. हाँ, पर ये assumption नहीं है, it can be made, ये उनका मानना है, ये उनका conclusion है। बात हमें क्या उनसे चाहिए? ये कि उन्हें कैलिस्थेनिक्स से ही वो फिट होंगे, ये वाली बात का हमें assumption चाहिए, right? All children can be made equally physically fit. Equally नहीं कर सकते हम। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म। जैसे ओनली इफ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, वैसे इक्वली स्ट्रॉन्ग टर्म है। सब बराबर फिट होंगे तो सब मिस्टर बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो इक्वली एज ए सेड वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म। ठीक है, सुपीरियर फिजिकल फिटनेस प्रोड्यूसेस सुपीरियर हेल्थ। नाउ व्हाट यू आर कमिंग अप विद इज अ कंपैरिजन। पर कंपैरिजन में फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी। पर ये तो कंक्लूजन जैसा हुआ ना, बिकॉज सेंटेंस इस सेंटेंस के बाद की बात है। मुझे चाहिए सेंटेंस का बेस। सो सी कैनॉट बी द आंसर देन, एंड वी हैव डी that school calisthenics are an indispensable factor which relates to this. ओनली इफ, मतलब सिर्फ अगर कैलिस्थेनिक्स कराएंगे ना स्कूल में रोज तो ये फिजिकली फिट हो जाएंगे। इसके पीछे ऑथर ने क्या समझा है, इस कंक्लूजन के पीछे उन्होंने क्या मान लिया है कि कैलिस्थेनिक्स से ही बस फिजिकली फिट बच्चे हो सकते हैं। So this sentence becomes the base of the conclusion drawn. Right? I've given you 3 examples right now. I have 2 more to go with. So stay to the end. But here, let us understand what assumption comes out to be. I have mentioned all this in the discussion. So assumption becomes something that is taken for granted. मान लेते. Secondly, it becomes the base of the conclusion. ये बनता है बेस ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, एक और चीज हम लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। उसे ऑथर या स्पीकर सही मान लेता है, राइट, एंड देयरफॉर ही यूजेस इट एज अ बेस एंड देन कम्स अप विथ हिज एक्शन और विथ हिज कंक्लूजन। कम ऑन। Now, in a large residential building, there's a rule that no pets are allowed. ये बड़ा सीधा सिंपल सा सेंटेंस है, no pets are allowed, ये रूल है। A group of pet lovers tried to change that rule but failed. चेंज करने की कोशिश भी की पर फेल हो गए। नाउ द रूल चेंजिंग प्रोसीजर अब दे रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले अपना नतीजा दे दिया कि देखो नो पेट्स अलाउड थे, बच्चों ने ट्राई किया चेंज करने का रूल लेकिन हुआ नहीं, कहानी खत्म। अब प्रोसेस क्या है, अब वो फ्लैशबैक में जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोसेस देयर, दैट यू नीड, देखो ओनली इफ, मैंने जैसे कहा था ना बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज बहुत जरूरी है, तो लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दीज सेंटेंसेस। द वर्ड्स ओनली इफ मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ ही सेज दैट द बिल्डिंग्स रेगुलेशन स्टेट्स दैट only if a group of tenants can obtain the signatures of 10% of the tenants. तो हमें क्या चाहिए, साइंस चाहिए, किसकी? 10% ऑफ टेनेंट्स की। ये पहला स्टेप है। ठीक है, ऑन अ पेटिशन टू चेंज द रूल विल द प्रपोज्ड चेंज बी पुट टू अ मेजॉरिटी वोट ऑफ ऑल द टेनेंट्स इन द बिल्डिंग। इसका मतलब पहला कदम है साइंस लेके आओ पेटिशन पर, दूसरा हो जाएगा कि आप वोटिंग कराओ और वोट में इसका रिजल्ट
If it wins by a majority, if the people agree that yes, the rule can be changed, and it could be any rule. This is a procedure of changing the rule in that particular society, isn't it? So, first step, get the signs of 10% of the tenants. Second step, make them vote. Third, result, if it comes out to be a majority, then the rule is changed. And if not, then it fails. And we got the result, fail. तो मेजॉरिटी नहीं थी, रिजल्ट था फेल, रूल चेंज नहीं होगा. फाइन, सिचुएशन समझ में आ गई है. नाउ लेट अस सी, पेट लवर्स वर वोटेड डाउन. देखो उसने जो पहले बोला था, इट इज द सेम थिंग, राइट? So now the argument depends on which one of the following assumptions. Pet lovers succeeded in obtaining the signatures of 10% of the tenants of their petition. अगर ये नहीं होता तो फिर वो वोटिंग पे जाता है कैसे पिटिशन, राइट? Succeeded in obtaining the signatures of, ये रहा, signatures of 10% of the tenants on the petition. ये तो बात सही है, क्योंकि अगर ये होता तो ही वोटिंग पे जाता. सो इफ आई कम अक्रॉस दिस एज द आंसर, लेट अस स्टिल रीड. इसे मैं साइड पे रख देती हूँ, छोटा सा मार्क करके. लेट अस स्टिल गो टू द नेक्स्ट. Signatures of less than 10% of the tenants are obtained on the pet lovers petition. No, this cannot be. Why? Because they wanted 10%. So this is out. 90% of the tenants are against changing the rule. The point was not about 90%. It was majority नहीं थी. मतलब 51% भी हो सकता था, पर 51% नहीं था. तो 90% हो ये जरूरी नहीं है, फिर तो आप 51 से लेके 100% तक कुछ भी बोल सकते थे. ठीक है, तो ये 90% यहाँ से आउट हो जाता है. Support of 10% of the tenants for a rule change ensures that the rule change will be adopted. No, 10% तो सिर्फ साइन करने का था पेटिशन पर. 10% का सपोर्ट नहीं चाहिए, सपोर्ट 51% का चाहिए था. तो D is out. Let's see here. The argument depends on which one of the following assumptions. So the pet lovers succeeded in obtaining the signatures of 10%. जो हमने देखा था कि उनको क्या चाहिए था, 10% तो चाहिए ही था. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, दैट दे शुड बी अ मेजॉरिटी वोट, बट देन दे वर वोटेड डाउन. इसका मतलब वेस्ट हो गए, इनका पिटिशन वेस्ट, फेल्ड, राइट? तो हमने जैसे पहले क्या था, वोटेड डाउन, फेल्ड और वोटेड डाउन एक जैसा था. ठीक है ना? सो वी हैव दिस स्टेप इज डन and therefore it was put up for voting. Clear? Come on, let's come to the next question. Last question of the day. Economic considerations color every aspect of international dealings, and nations are just like individuals in that the lender sets the terms of its dealings. बहुत बढ़िया चीज है उसने कही है कि इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होते कैसे. एक होता है लेंडर और दूसरा होता है बोरोवर. अब जो लेंड करेगा, जो पैसा इसे देगा, खूब ज्यादा पैसा देता है, बड़ी मोटी रकम दे रखी है, लेंड की है. ठीक है, तो टर्म्स कौन सेट करेगा? जो लेंड करता है वही टर्म्स सेट करेगा. फाइन, तो जो लेंडर है, ही इज गोइंग टू सेट द टर्म्स. व्हाट द सेंटेंस सेज इज द लेंडर सेट्स द टर्म्स ऑफ इट्स डीलिंग्स, ठीक है, विद द बोरोवर. दैट इज व्हाई, because the lender is setting the terms, that is why a nation that owes money to another nation cannot be a world leader. बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमारे टर्म्स किसी और ने डिसाइड किए हैं तो फिर हम वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते. ये वर्ल्ड लीडर नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि इसके टर्म्स किसी और ने सेट किए. सिंपल भाषा में समझो आप इसे, राइट? दैट इज व्हाट आई सेड. सिंप्लीफाइड वर्जन समझा करो. हियर रीजनिंग इन द पैसेज अज्यूम्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. इसने रीजनिंग क्या दी है कि क्योंकि आपने किसी और से पैसे लेके रखे हैं और टर्म सेट करने वाला कोई और है जिससे आपने लिए हैं पैसे, तो आप टॉप पे कैसे हो सकते हो, आप वर्ल्ड लीडर कैसे बन सकते हो? नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके जो भी आप काम करते हो उसके टर्म्स किसी और ने सेट किए. दिस इज अ कंप्लीट सिनेरियो. नाउ लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन हैज अज्यूम्ड. अ नेशन दैट डज नॉट लेंड टू एनी अदर नेशन कैन नॉट बी अ वर्ल्ड लीडर. आप लेंड नहीं करोगे तो आप वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते. नहीं, आपने बोरो कर रखा है, you owe somebody something, therefore you cannot be a world leader. It is not about whether you are lending or no. That's out.
A nation that can set the terms of its dealings with other nations is certain to be a world leader. Suppose lender होता श्रीलंका और बोरोर होता बांग्लादेश. सपोज करो, आप सिनेरियो समझो, विजुअलाइज करो, ठीक है. अब नेशन दैट कैन सेट द टर्म्स ऑफ इट डीलिंग्स विद अदर नेशंस. अब यहाँ पे नेशन है जिसने डीलिंग से टर्म सेट किए, वो है श्रीलंका. और किसको बोरो, किसने बोरो किया है, वो है बांग्लादेश. राइट. तो क्या श्रीलंका इज सर्टेन टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर? सर्टेनिटी आएगी कैसे? मतलब दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी क्राइटेरियन फॉर बिकमिंग अ वर्ल्ड लीडर. नहीं है ना. बी आउट. सी पे आते हैं. A nation that has the terms of its dealings with another action set by that nation cannot be a world leader. A nation that has the terms of its dealings with another nation set by that nation, any action set by that nation cannot be a world leader. कैसे बनेगा? क्यों? क्योंकि उसने जो भी काम किया है, ये देखो, जो भी काम किया है उसके टर्म्स किसी और ने सेट किए हैं. Therefore, that nation cannot become a world leader. A nation that is a world leader can borrow from another nation as long as the other nation does not set the terms of the dealings between the two nations. मतलब वो जो वर्ल्ड लीडर है, अब आप पे ना, अब वाइस वर्सा पे जा रहे हो, तो वाइस वर्सा हमारे लिए जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही थी? लेंडर और बोरोअर की. बोरोअर ये टर्म्स किसी और ने सेट किए, तो जो भी एक्शन होगा, जो भी डीलिंग्स होंगी, उसके टर्म्स किसी और ने सेट किए, तो यू कांट बिकम अ वर्ल्ड लीडर. दैट वाज अ सिंपल सेंटेंस सेट. That's all for today, and I hope you have understood this, and you'll be coming with more. But still then, stay logical, stay ahead, always with Vidya. And thank you, and do make your notes. Stay logical and be positive always. Thank you.